हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोथेरेपेटिक्स का टॉप 20 सीरीज़ हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। अभी कवर कर रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, इसका पार्ट 11 है। पार्ट 11 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कवर कर रहे हैं। हो सके कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 भी पढ़ लें, ताकि लेक्चर वाइज, पार्ट वाइज और क्वेश्चन नंबर सेम चले, ताकि 20 लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है? हाँ, चलो भाई, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको पेप्टिक अल्सर एंड इट्स टाइप पर एंड GERD के ऊपर। शॉर्ट नोट्स लिखना है यहाँ पर, है ना? इतना पढ़ लोगे तो टॉप हो जाओगे, पास होने की तो छोड़ो आपका इससे बाहर पेपर जाएगा ही नहीं। शॉर्ट नोट्स आता है पेप्टिक अल्सर पर और इसके टाइप्स पर और GERD। अच्छा, पेप्टिक अल्सर क्या होता है सर? चलो पेप्टिक अल्सर सबसे पहले जानते हैं। पेप्टिक अल्सर मतलब क्या होता है कि जो आपका पेट है ना, स्टोमक है, अभी कुछ दिन पहले मुझे यही प्रॉब्लम हुई थी, है ना? हाँ, तो ये स्टोमक में आपको क्या होता है, यहाँ पे जो अंदर में म्यूकस लेयर होता है वो डैमेज हो जाता है। डैमेज होने की वजह से आपके पेट के अंदर छोटे छोटे अल्सर बन जाते हैं और ये अल्सर में आपको क्या होता है, ये अल्सर बर्निंग सेंसेशन, पेन देता है, पेट में जलन होती है और दर्द होता है। ठीक है, यही है पेप्टिक अल्सर। तो वही बोल रहा है, अल्सर्स ऑकर व्हेन स्टोमक एसिड डैमेज द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अलोंग विथ बर्निंग स्टोमक पेन। यानी कि आपको क्या होता है कि जब अल्सर तब होता है जब स्टोमक का एसिड, जो पेट में एसिड है HCl, ये क्या करता है आपके पेट के अंदर स्टोमक लाइनिंग को, खास करके म्यूकस लाइनिंग को डैमेज कर देता है, जिससे अल्सर हो जाते हैं और उस समय आपको बर्निंग, जलन के साथ पेट में हल्की हल्की दर्द होती है, जलन के साथ दर्द होता है। तो ये बोल रहा है, अल्सर तब होते हैं जब पेट का अम्ल यानी स्टोमिक एसिड पाचन तंत्र की परत यानी लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को नुकसान पहुंचाता है, तो जिसके साथ पेट में जलन वाला दर्द होता है। जिसके साथ क्या होता है? पेट में जलन वाला दर्द होता है। तो ये होता है पेप्टिक अल्सर। क्या बोला मैंने? पेप्टिक अल्सर तब होता है जब पेट में जो अम्ल होता है ना, स्टोमक एसिड, वो पाचन तंत्र की जो परत है, लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसको नुकसान पहुंचाता है, जिससे पेट में अल्सर हो जाता है, जो कि जलन और दर्द कॉज करता है। ठीक है, ये देखो पेप्टिक अल्सर डिजीजेस, इसी को शॉर्टकट में PUD, पेप्टिक अल्सर डिजीज कहा जाता है। यहाँ जब गैस्ट्रिक एसिड्स रिलीज हो रहे हैं, वो एसिड कई बार होता है इस तरीके से आपके अल्सर कॉज करते हैं, घाव कॉज करते हैं, एंड इस घाव से काफ़ी दर्द होता है और जलन भी होती है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर, कितने प्रकार के पेप्टिक अल्सर होते हैं सर? तो पेप्टिक अल्सर होते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, डुओडेनल अल्सर और क्या कहते हैं, आपके अलग अलग टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखो, एक तो होता है डुओडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर के टाइप्स यहाँ दिखाया गया है। एक तो होता है डुओडेनल अल्सर। डुओडेनल अल्सर में क्या होता है कि ये जो डुओडेनम का एरिया है ना, जैसे आपको पता होगा कि ये आपका माउथ होता है, माउथ के बाद ये इसोफेगस है, इसोफेगस के बाद ये स्टोमक है, स्टोमक से ये डुओडेनम होता है। ठीक है, डुओडेनम। ठीक है, तो ये जो आपका स्टोमक के ऊपर ये ईसोफिजियल, ये जो ईसोफिजियल वाला एरिया होता है जो ऊपर में है, ईसोफिजियल में अल्सर भी होता है। यानी ईसोफेगस में अगर अल्सर हो गया तो उसको ईसोफिजियल अल्सर कहेंगे, अगर पेट में हो गया तो इसको गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे, और अगर डुओडेनम में हो गया तो उसको डुओडेनल अल्सर कहेंगे। यानी अल्सर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखो, अल्सर के मेनली 3 टाइप्स है। क्या क्या है भाई? तो ये डुओडेनल अल्सर है, फिर ये गैस्ट्रिक अल्सर है, ईसोफिजियल अल्सर है। ठीक है, जो कि अल्सर कॉज करने का काम करता है। गैस्ट्रिक अल्सर कहाँ होता है सर? ऑकर्स इन द स्टोमक, यानी पेट पे उत्पन्न होता है। डुओडेनल अल्सर कहाँ होता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, जो कि डुओडेनम के नाम से ही जाना जाता है, उसमें अल्सर हो जाता है तो उसको डुओडेनल अल्सर कहते हैं। एंड फिर आपका डुओडेनल अल्सर आपने देख लिया। उसके बाद मैं बात करूं, डुओडेनल अल्सर के बाद जो आपका होता है एक ईसोफिजियल अल्सर, जो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं बता रहा हूँ। अगर ईसोफेगस के लाइनिंग में भी कई बार होता है कि जो यहाँ एसिड है वो फ्लो बैक करता है और यहाँ पर अल्सर हो जाता है, तो उसको ईसोफिजियल अल्सर कहते हैं। ठीक है, कारण क्या है सर? कारण क्या है? तो लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, यानी पेट की लाइनिंग, ईसोफेगस की लाइनिंग या स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं किसी कारण बस, या तो यहाँ पे कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। देखो किस वजह से ये अल्सर कॉज होता है, ये कारण क्या क्या है। तो बोल रहा है जो पेट है या ईसोफेगस है या छोटी आंत की परत है, इन कारणों से क्षतिग्रस्त होती हैं। पहला, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, यानी कि एक बैक्टीरिया होता है हेलिको, H पाइलोरी बैक्टीरिया उसको कहते हैं, H पाइलोरी
है ना, एच पाइलोरी बैक्टीरिया है जिसको हम लोग हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पाइलोरी बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है, हेलिकोपाइलोरी बैक्टीरिया कहते हैं, जो कि आपके स्टोमक में अल्सर कॉज करता है, ठीक है। तो एक तो होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्टिंग स्टोमक, जो कि आपके स्टोमक को इन्फेक्ट करता है एंड काउजिंग इन्फ्लामेशन, जिससे इन्फ्लामेशन होता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो कि पेट में संक्रमण और सूजन पैदा करता है, उसकी वजह से अल्सर हो सकता है। यानी एच पाइलोरी, इसको हम लोग एच पाइलोरी कहते हैं, ठीक है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से आपको अल्सर हो सकता है, ठीक है। एक होता है एनएस एड्स, एनएस एड्स मतलब होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो भी पेन किलर वगैरह ड्रग्स हैं जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, इसको अगर आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो, ज़्यादा यूज़ करते हो, तो दिस इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ वुमेन एंड पीपुल इन देयर 60s। यानी कि आपके अगर ज़्यादा यूज़ करते हो एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन या फ्रीक्वेंटली ज़्यादा यूज़ करते हो, तो चांसेस हैं कि आपको अल्सर हो जाएंगे इन फ्यूचर, आपको भविष्य में अल्सर हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है एनएस एड्स ड्रग्स जितने भी हैं उनका साइड इफेक्ट होता है अल्सर होना, अगर ज़्यादा लंबा समय तक यूज किया गया तो। अदरवाइज और भी कारण है, जैसे कोई अल्कोहल लेता है तो उस वजह से हो सकता है, अल्कोहलिज्म, शराब का ज़्यादा सेवन करना, रेडियोथेरेपी यानी रेडियोथेरेपी की वजह से, या तो स्टोमक कैंसर की वजह से हो सकता है। और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे लंबे समय तक भूखे रहना, खाली पेट रहना, उससे भी आपके पेट में दिक्कत होती है, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इसमें ब्लोटिंग होती है, पेट फूलना होता है, हार्ट बर्न होता है, सीने में जलन होती है, नोजिया या वॉमिटिंग होती है, यानी कि जीभ मितलता है, उल्टी जैसी लगती है, उल्टी होती नहीं है, उल्टी जैसा लगता है ना। डार्क और ब्लैक स्टूल, ये तब होता है जब अंदर में ज़्यादा घाव हो गया है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो ब्लीडिंग की वजह से, खून बहने की वजह से मल का रंग काला पड़ जाता है। वॉमिटिंग होती है, वेट लॉस होने लग जाता है धीरे धीरे, सीवियर पेन इन मिड टू अपर एब्डोमेन, मिड टू अपर एब्डोमेन यानी हल्का ऊपर वाले एब्डोमेन हिस्से में हल्का हल्का जलन होता है। इसका मेन सिम्टम है बर्निंग के साथ पेन होना, हल्का जलन के साथ दर्द होता है, किसमें, पेप्टिक अल्सर में। इसके ट्रीटमेंट में क्या क्या यूज़ करते हैं सर, तो सबसे पहली बात है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, बेसिक सी चीज़ें हैं वो लिख दो, जैसे लाइफ स्टाइल चेंज करना, यानी थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ को करना, स्मोकिंग छोड़ देना, एल्कोहल छोड़ देना, डाइटरी मॉडिफिकेशन, अच्छा आहार लेना, है ना, नॉर्मल आहार लेना, लेस यूज ऑफ एनएसएड्स यानी एनएसएड का उपयोग कम करना। लगभग सारे कॉमन टर्म्स हैं जो हर डिजीज में आप लिख सकते हो। हाँ, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या क्या होता है, ये बड़ा मैटर करता है। सबसे पहले यहाँ पर एंटा एसिड का भी उपयोग होता है। एंटा एसिड क्या करते हैं सर, तो जो भी आपके पेट के अंदर एसिड की वजह से ही ना अल्सर बन रहा है, तो पेट के अंदर जो सबसे ज़्यादा HCl है इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। एंटा एसिड क्या होता है, एक्चुअली बेस होता है, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो वो बेस है, वो बेस जब एसिड के साथ मिलता है ना तो साल्ट और वाटर बनता है, जिससे वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है, उदासीन मतलब न्यूट्रल हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, तो उससे आपका अल्सर कॉज नहीं करेगा। तो एंटा एसिड यूज करते हैं जो कि न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड, जो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। जैसे आपका ये म्यूकन जेल वगैरह जो है ये एंटा एसिड है, तो ये आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, तो ये आपके एंटा एसिड उपयोग होता है। या तो फिर H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज होता है। अच्छा, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या करता है सर, तो H2 रिसेप्टर एक्चुअली गैस्ट्रिक पैराइटल सेल में H2 रिसेप्टर पाए जाते हैं, और वो हिस्टामिन रिसेप्टर क्या करता है, अगर हम H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो एसिड का सिक्रीशन कम हो जाएगा, क्योंकि H2 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो यहाँ एसिड बनता है, क्या बनता है, एसिड बनता है। और अगर हम H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, अगर हम इसको ब्लॉक कर दे, तो इसको ब्लॉक करने से क्या होता है बताओ, यहाँ पे एसिड का सिक्रीशन कम होता है, ठीक है। हाँ, तो ये H2 रिसेप्टर की वजह से एसिड बनता है। अगर हम इसी H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट रिड्यूस एसिड सिक्रीशन, जो कि एसिड के सिक्रीशन को रिड्यूस करता है। एग्जाम्पल में सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बताओ इनमें से कौन सा H2 ब्लॉकर है ना। हाँ, तो लास्ट में टिडिन टिडिन वर्ड लगा होता है, ध्यान रखना, सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन। जैसे देखो एसिलॉक आता है ना जिसमें रेनिटिडिन होता है, तो ये आपके एक्चुअली गैस के कहते हैं एसिडिटी को कम करने का काम करते हैं, जैसे सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन वगैरह हो गए, ठीक है। हाँ, एंड उसके साथ मैं आपको और भी कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पर प्रोटोन पंप इनिबिटर्स भी चलते हैं, PPIs, प्रोटोन पंप इनिबिटर्स भी चलते हैं, जिसमें ओमेप्राजोल,
ओमेप्राजोल, रबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल होता है ना। हाँ, जब आप फार्माकोथेरेपेटिक्स में एंटी अल्सर ड्रग पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि और भी ड्रग्स होते हैं, जैसे कुछ म्यूकस जो अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स होते हैं जो अल्सर को प्रोटेक्ट करता है, जैसे सुक्राल्फेट वगैरह, ठीक है। हाँ, बस बेसिकली यहाँ पर एंटासिड, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और प्रोटोन पंप इनहिबिटर जैसे पेंटोप्राजोल वगैरह चलता है, और सुक्राल्फेट वगैरह चलता है जो म्यूकस मतलब जो आपके अल्सर को प्रोटेक्ट करता है, ये ठीक हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या है, कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे एग्जाम में जो कि आपको करके दिखाना है, वो आप करके दिखाइए, ठीक है। चलो भाई हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ भाई। पहला क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? वायरल इन्फेक्शन नहीं, एच पाइलोरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन, यस ये मोस्ट कॉमन कॉज है, एच पाइलोरी का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सिम्टम्स ऑफ द पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का कॉमन सिम्टम क्या होता है, बताओ भाई। कॉमन सिम्टम पेप्टिक अल्सर का क्या होता है? तो पेप्टिक अल्सर का कॉमन सिम्टम होता है सीवियर चेस्ट पेन, बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन होना, नहीं। एबनॉर्मल एब्डोमिनल ब्लोटिंग, या पेट में ब्लोटिंग होना, नहीं। नोजिया एंड वॉमिटिंग, या फिर कांस्टेंट आपके क्या कहते हैं बैक पेन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एब्डोमिनल ब्लोटिंग, पेट में पेट फूला जैसा रहना, हर समय पेट फूला रहना। नोजिया वॉमिटिंग, मेरे ख्याल से ये दोनों ऑप्शन सही लग रहा है, नोजिया वॉमिटिंग भी, लेकिन ज़्यादा फॉलोइंग कॉमन कारण है तो पेट में ब्लोटिंग जैसा लगना, क्योंकि पेट की समस्या है ना, तो पेट में ब्लोटिंग। नोजिया वॉमिटिंग और भी किसी कारणवश से हो सकता है, लेकिन एब्डोमिनल ब्लोटिंग हुई है तो कहीं ना कहीं यानी पेट में सूजन वगैरह लग रहा है तो वो ज़्यादा चांसेस हैं। अ गैस्ट्रिक अल्सर ऑकर्स इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी अगर गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है तो किस पार्ट में होगा? ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक या लार्ज इंटेस्टाइन? जवाब दो। तो गैस्ट्रिक अल्सर होता है, तो गैस्ट्रिक अल्सर किस में? ईसोफेगस में होता है? नहीं भाई, गैस्ट्रिक अल्सर होता है स्टोमक में, पेट में, ठीक है। हाँ, आंसर सी। डुओडेनल अल्सर ऑकर्स इन, डुओडेनल अल्सर कहाँ होता है? तो डुओडेनल अल्सर होता है आपका, है ना, डुओडेनल अल्सर होता है भाई डुओडेनम में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या? नहीं। सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टमक, ईसोफेगस या फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, तो डुओडेनम में हो जाएगा, ठीक है, डुओडेनल अल्सर। अब नेक्स्ट है GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, है ना। हाँ, ये देखो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज GERD पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म, इसीलिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, याद कर लेना। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, GERD का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सो प्लीज़ इसको आप याद कर लीजिएगा। क्या क्या है इसका फुल फॉर्म सर? तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इसमें क्या होता है, पेट का खाना ऊपर आता है, खट्टा ढकार आता है, हार्ट में बर्निंग सेंसेशन होता है, ये होता है। एक्चुअली होता क्या है, ये जो देखो पेट में है ना, जो खाना है एसिड है वो ऊपर की ओर आने लग जाता है ना, बैक फ्लो होता है, तो उसको GERD कहते हैं, इसी को एसिड रिफ्लक्स कहा जाता है ना, इसी को एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। तो ये एक डाइजेस्टिव डिजीज है, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है। इसमें स्टोमक एसिड और बाइल इरिटेट्स द फूड पाइप लाइनिंग, यानी आपके फूड पाइप के लाइनिंग को इरिटेट करता है, यानी इसोफेगस को इरिटेट करता है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी GERD ऑकर्स व्हेन स्टोमक एसिड रिपीटेडली फ्लो बैक इनटू द ट्यूब कनेक्टिंग योर माउथ टू स्टोमक। कहने का मतलब है कि पेट का कंटेंट, पेट का जो खाना है वो बार बार फ्लो बैक होता है, नाम ही है रिफ्लक्स, है ना, रिफ्लक्स होता है, बार बार फ्लो बैक होता है इसोफेगस में, तो उसको GERD कहते हैं। यानी यह एक पाचन संबंधी रोग है जिसमें पेट का अम्ल और या पित्त भोजन नली में भोजन नली के परत में क्या कहते हैं, परत को उत्तेजित करता है ना। GERD तब होता है जब पेट का अम्ल बार बार मुंह और पेट को जोड़ने वाली नली इसोफेगस में पीछे की ओर बहता है, बार बार बैकफ्लो होता है, ठीक है। द बैक वॉश कह रहा है, दिस बैक वॉश एसिड रिफ्लक्स कैन इरिटेट द लाइनिंग ऑफ योर इसोफेगस, जिससे आपके इसोफेगस की लाइनिंग इरिटेट हो जाती है। यानी इस बैक वॉश और एसिड रिफ्लक्स के कारण इसोफेगस की परत में जलन और चोट आ सकती है, अल्सर हो सकता है, ठीक है। हाँ, कारण क्या क्या है सर, इसके कारण क्या क्या, ईटियोलॉजी क्या क्या है? पहला, वीक लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर, कई बार होता है कि यहाँ इसोफिगस के पास एक स्फिंक्टर लगा होता है, यानी जब खाना ऊपर से नीचे आ जाए तो ये लॉक हो जाए, ये लॉक हो जाता है ताकि खाना ऊपर ना जा सके, है ना। लेकिन कई बार होता है वो स्फिंक्टर, उसी को कहते हैं इसोफिजियल स्फिंक्टर, अगर वो इसोफिजियल स्फिंक्टर कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, तो उस कंडीशन में
ये खाना ऊपर आने लग जाता है। तो वही बोल रहा है वीक लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर, यानी कि अगर लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर की कमजोरी है ना, लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर की कमजोरी यानी इसोफेगस जब कमजोर हो जाता है तो उस कंडीशन में इसोफिजियल स्फिंक्टर जब कमजोर हो जाता है तो उस वजह से हो सकता है या तो बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड का बनना, पेट में अधिक अम्ल का बनना, पेट में है ना, पेट में आपका अधिक अम्ल का बनना, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग यानी पेट का भोजन देर से खाली होना, पेट का भोजन देर से खाली होना, हाइटल हर्निया यानी कई बार होता है कि ये हर्निया होता है यानी कि पेट का कुछ पार्ट बल्ज कर जाता है बाहर की ओर, तो उस वजह से हो सकता है, या फिर मोटापा, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी में भी पेट के ऊपर वजन पड़ता है, भार पड़ता है जगह में, तो उस वजह से भी होते हैं उस समय पे, स्मोकिंग या अल्कोहल या फैटी बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने से हो सकता है, ड्रग रिड्यूसिंग एलिएस्टोन ऐसे ड्रग्स जो कि लोअर स्फिजियल स्फिंक्टर के टोन को कम करे, या स्ट्रेस या पुअर लाइफ स्टाइल, ये कुछ कारण हो सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं GERD होने के, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। सबसे मेन कारण है लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर का कमजोर हो जाना, या तो ज़्यादा एसिड बनना, गैस्ट्रिक एम्पटिंग यानी पेट खाली होने में समय लगता है, हाइटल हर्निया होना, मोटापा, प्रेगनेंसी, ये सब कुछ मुख्य कारण हैं। इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या हैं सर, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं? हार्ट बर्न यानी सीने में जलन होना, लेफ्ट साइड में नहीं राइट साइड में सीने में जलन होता है। राइट साइड में देखो, अगर लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है, तो वो एंजाइना है, लेकिन अगर राइट साइड में दिक्कत हो रही है तो वो होता है किधर? सीने में दर्द होता है पेट की वजह से, पेट की बीमारी की वजह से, ठीक है ना। जब वॉमिटिंग होती है तो वो स्फिंक्टर ओपन हो जाता है ना, हाँ, ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से। हार्ट बर्न सीने में जलन, चेस्ट पेन सीने में दर्द, क्रोनिक कफ लगातार खांसी होना, है ना, डिस्टर्ब्ड स्लीप नींद में बाधा, नींद का खराब होना, लेरिंजाइटिस यानी स्वर यंत्र में सूजन, आवाज़ वगैरह बैठ जाना, ये सब सिम्टम है। अगर इसके ट्रीटमेंट की मैं बात करूं तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बहुत बेसिक है, हर बीमारी में बहुत आसानी से कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हो, जैसे लाइफ स्टाइल चेंज करना यानी जीवन शैली में बदलाव करना, फिजिकल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करना, हर बीमारी में लिखते हो। ईट स्मॉल सर्विंग यानी कम मात्रा में भोजन करना, थोड़ा थोड़ा मात्रा में भोजन करना, एक साथ अचर के भरपेट नहीं खा लेना। जैसे हम लोग क्या क्या आदत है, भूख लगा है पकड़ के अचर की एक थरिया भात दाल चोखा पकड़ के चाँप देते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिन से मैंने तरीका चेंज किया है। मैं मुश्किल से एक थोड़ा सा चावल खाता हूँ, दाल खाता हूँ बस, फिर थोड़ी देर 2 घंटे बाद भूख लगती है तो फिर थोड़ा सा खा लेता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, जिससे कि पेट में ऊपर से रिफ्लक्स वगैरह नहीं होगा और अल्सर के चांसेस कम होंगे। इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी या शारीरिक गतिविधि बढ़ाना है। रिड्यूस एसिडिक फूड, अम्लीय भोजन को कम करना है। स्पाइसी फूड कम करना है। अल्कोहल कम लेना है ना। वियर लूज क्लॉथ, बहुत ज़्यादा पेट मतलब कपड़ा टाइट नहीं पहनना, उससे कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, तो लूज क्लॉथ, मेडिटेशन करना, ये सब क्या है? नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें दवा नहीं, एक बेसिक पेशेंट को जो गाइडेंस दिया जाता है, दवा के साथ साथ कुछ दिया जाता है ना कि भाई हाँ ये चीज़ें नहीं करना है, तो वही चीज़ें हैं कि भैया आपको ये सब नहीं करना है। बाकी दवा क्या क्या चलेगा, तो दवा यहाँ पे भी चलेगा भाई एंटा एसिड, यहाँ पे भी दवा क्या चलता है? एंटा एसिड चलता है। देखो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या चलता है सर? हाँ, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या चलता है, ध्यान से सुनिएगा। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम लोगों का यहाँ एंटा एसिड चलता है, जो कि न्यूट्रलाइज करेगा गैस्ट्रिक एसिड को। गैस्ट्रिक एसिड को बताओ भाई, यहाँ पे क्या करेगा? एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गए। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर यहाँ पे भी यूज होगा, यानी कि जो एसिड के सिक्रेशन को कम करेगा। रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, टिडिन वर्ड लगा होता है। मोस्ट कॉमनली यूज होता है प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, PPIs, है ना। हाँ, मोस्ट कॉमनली क्या यूज होता है? प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। ये सब क्लासिफिकेशन आप लोग अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो। डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप जो मैं सेंट्रल फार्मेसी पे स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें यहीं से क्वेश्चंस ज़्यादातर रहेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस कि कौन सा क्लासिफिकेशन बेस्ड, क्योंकि एग्जाम में आता है आपके कौन सा इसमें से एंटा एसिड है, कौन सा H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, कौन सा प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स है, तो याद रखना, ये सब याद कर लेना, ठीक है। और प्रोफाउंड इनिबिशन ऑफ एसिड सिक्रेशन, जैसे ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एस्मोप्राजोल, ये सब ड्रग हैं जो कि आपके ओमेप्राजोल, रिबेप्राजोल, प्राजोल वर्ड लगा होता है, ये भी क्या करता है? एसिड के सिक्रेशन को कम करता है। पेट में जब स्टोमक में आपके प्रोटीन पंप इनिबिट हो जाते हैं तो एसिड कम बनते हैं, ठीक है। हाँ, देखो ये एंटा एसिड है, डाइजीन, ये सब क्या है? जो एंटा एसिड यूज किया जाता है इसीलिए ताकि एसिडिटी को कम करे। एंड कुछ प्रोकाइनेटिक एजेंट यूज करते हैं। प्रोकाइनेटिक एजेंट के तौर पर क्या है सर? इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग, जो कि पेट को खाली होने के मतलब रेट को बढ़ा देता है, जल्दी जल्दी पेट खाली होगा। एंड एलिएस्टोन,
यानी कि आपके लोअर LES का मतलब है लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर, यानी कि जो इसोफेगस और स्टमक के बीच में स्फिंक्टर है, इस स्फिंक्टर को मजबूत करता है। जैसे डोमपेरिडोन है ना, मीटोक्लोप्रामाइड, याद करना, पेंटॉप DSR, पेंटॉप DSR में क्या क्या होता है, तो पेंटोप्राजोल और डोमपेरिडोन दोनों चीज होता है, तो इसलिए वो पेंटोप DSR अक्सर यूज होते हैं, क्योंकि पेंटोप्राजोल एसिड सिक्रीशन कम कर देगा और पेट को खाली जल्दी करेगा कौन, डोमपेरिडोन, उल्टी वगैरह नौजिया वगैरह को भी कम करेगा, है ना, जिससे नौजिया कम होगी। एंड फिर म्यूकस प्रोटेक्टिव एजेंट्स, ये सारा मैनेजमेंट सेम टू सेम पेप्टिक अल्सर में भी लिख देना, पेप्टिक अल्सर में भी सेम टू सेम यही सब चीज होती है, यही ट्रीटमेंट यूज होता है। एंटी एसिड यूज होना, H2 ब्लॉकर यूज होना, प्रोटोन पंप इनहिबिटर यूज होना, प्रोकाइनेटिक एजेंट्स यूज होना, म्यूकोजल प्रोटेक्टिव, इसीलिए उसमें कम रखा गया था, इसमें ज्यादा रखा गया, ये भी यूज होता है। म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स यानी ये म्यूकस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। प्रोटेक्ट इसोफिजियल एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा, यानी याद रखना अंदर में जो म्यूकस होते हैं ना, म्यूकस लेयर मतलब अंदर में जो एक नॉर्मल लेयर होता है, एक जो बहुत चिपचिपा लेयर होता है जिससे कि आपका स्टमक प्रोटेक्टेड है, स्टमक मसल्स, उस लेयर को प्रोटेक्ट करता है, यही है सुक्राल फिट। ये सुक्राल फिट म्यूकस को प्रोटेक्ट करता है और अल्सर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देता है, जिससे अल्सर जल्दी हील होता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, एंटी रिफ्लक्स एजेंट, यहां पर एंटी, ये अलग है, ये अल्सर में यूज नहीं होता, ये सिर्फ रिफ्लक्स में यूज होता है। गाबा ए एगोनिस्ट होता है बैक्लोफेन, ये बैक्लोफेन यूज होता है जो कि LES टोन को इंक्रीज करता है, यानी क्या करता है, रिफ्लक्स को कम करता है। कैसे, तो जो लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर था उस स्फिंक्टर को मजबूत करता है, जिससे खाना बाहर नहीं आता है, तो बैक्लोफेन यहां यूज होता है। ठीक है ना, समझ गए बात को। हाँ, सेम फार्माको पेप्टिक अल्सर का भी ट्रीटमेंट यही है, बस एंटी रिफ्लक्स एजेंट यहां पर यूज अलग से होगा, वहां नहीं यूज होगा, ये एंटी रिफ्लक्स इसका अलग से है। ठीक है, जो कि बैक्लोफेन है। ठीक है, बैक्लोफेन। ओके, चलो अब कुछ क्वेश्चन है, करके दिखाओ भाई, क्वेश्चन है, करके दिखाओ, जवाब दो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज कॉमनली यूज टू ट्रीट GERD, इसमें से कौन सा कंडीशन है जो कि GERD के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, बताओ भाई। GERD के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, GERD के ट्रीटमेंट के लिए, है ना। हाँ, तो एंटीबायोटिक्स, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, डायूरेटिक्स या फिर इंसुलिन, जवाब दो। तो GERD के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स का इस्तेमाल होता है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। ठीक है, हाँ, सबसे मोस्ट कॉमनली, जिसमें ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रबेप्राजोल, ये सारे ड्रग्स आते हैं। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, PPIs का फुल फॉर्म याद रखना, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, लास्ट में प्राजोल वर्ड लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सिम्टम ऑफ GERD, GERD का कॉमन सिम्टम क्या है, कब्ज होना, डायरिया होना, हार्ट बर्न होना या फीवर। तो जब खट्टा ढकार वगैरह हार्ट बर्न होता है ना, तो उसमें हार्ट बर्न होता है, सीने में जलन होती है, और अल्सर होता है तो पेट में जलन होता है। ठीक है, अल्सर होता है तो पेट में जलन होता है, और GERD होता है तो सीने में जलन होती है, खट्टा ढकार आता है। ठीक है, वाट डज GERD स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, GERD का फुल फॉर्म क्या है, बताओ। गैस्ट्रिक एंजाइम नहीं, गैस्ट्रिक इसोफिजियल, गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज, ये हो सकता है। जनरल इसोफेगस नहीं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल नहीं, गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज, आंसर बी, गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन H2 ब्लॉकर, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, कौन सा इसमें से H2 ब्लॉकर है, रबैप्राजोल, एरिथ्रोमायोसिन, मैग्नीशियम कार्बोनेट, फैमोटिडिन। तो H2 ब्लॉकर में टिडिन वर्ड लगा होता है, तो ये फैमोटिडिन हो जाएगा, फैमोटिडिन। ठीक है, दैट्स ऑल, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अल्कोहलिक लीवर डिजीज एंड इट्स स्टेजेस, फिर क्रोन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग अल्कोहलिक लीवर डिजीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अल्कोहलिक लीवर डिजीज क्या होता है सर, तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अल्कोहल यूज करने की वजह से लीवर खराब हो जाता है। तो सबसे पहले लीवर, जैसे ये देखो नॉर्मल लीवर है, तो लीवर में सबसे पहले होता है नॉर्मल कंडीशन फैटी लीवर, हल्का फैटी लीवर हो जाता है। फिर अगर जो उसको तुरंत से सही नहीं किया गया तो वो धीरे धीरे फाइब्रोसिस होता है, एंड फिर धीरे धीरे वो सिरोसिस हो जाता है, लीवर पूरी तरीके से कचड़ा हो जाता है, सड़ जाता है। ठीक है, लीवर सिरोसिस मतलब पूरी तरीके से खराब हो जाता है। तो याद रखना, अल्कोहलिक लीवर डिजीज इज कॉमन, बहुत कॉमन है, बट प्रिवेंटेबल, हाँ इसका बचाव कर सकते हैं। डिजीज जो है ये अल्कोहलिक लीवर डिजीज है, कॉज्ड बाय हैवी यूज ऑफ अल्कोहल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज करने से होता है ना।
शराब से होने वाले जिगर रोग का मतलब लेकिन रोका जा सकने वाला रोग है। यह रोग अत्यधिक शराब के सेवन करने से होता है। अच्छा, स्टेजेज ऑफ अल्कोहलिक लीवर डिजीज, सबसे पहले फैटी लीवर होता है। फैटी लीवर के बाद अल्कोहलिक सिरोसिस हो जाता है। ठीक है, अल्कोहलिक फैटी लीवर यानी ओबेसिटी, जैसे बहुत ज़्यादा मोटापा होना, ओबेसिटी और ओवर एल्कोहल, यहाँ पे लिख दो एल्कोहल। ठीक है, ज़्यादा एल्कोहल यूज़ करना और ओबेसिटी यानी मोटापा, ये दो मेजर रिस्क फैक्टर हैं जिसके एक्सेस, देखो लिखा ना, ओबेसिटी एंड एक्सेसिव एल्कोहल यूज़, ये दो मेजर रिस्क फैक्टर हैं फैटी लीवर होने के। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा मोटापा होना और ज़्यादा एल्कोहल यूज़ करना। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस सेकेंड स्टेज है अल्कोहलिक लीवर डिजीज का। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कैन ऑकर इन द पीपल हु ड्रिंक हैवीली फॉर मैनी ईयर्स। ऐसा नहीं एक दिन दारू पी लिए तो कुछ हो जाएगा, लेकिन लंबे समय तक लगातार दारू पिएंगे तो दिक्कत है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बस एक पढ़ लो, अल्कोहलिक लीवर डिजीज पढ़ लो, क्रोन्स डिजीज अगले क्लास में पढ़ लेना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ लो थोड़ा सा। चलो भाई, कमेंट में दिल बनाओ, कमेंट में दिल बनाओ भाई, कमेंट में दिल बनाओ। पॉजिटिविटी ऑलवेज रखनी चाहिए भाई। एक तो आप लोग कहते हो टाइम से कंप्लीट भी कर दो सर, जल्दी से जल्दी टॉप 20 कंप्लीट होगा तब तो एमसीक्यू वगैरह कराएंगे यार। हमें तो और अच्छा है आप हमें जल्दी छुट्टी लेने बोल रहे हो है ना, हमें पैसे थोड़ी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे कि हम ज़्यादा क्लास ले लेंगे तो ज़्यादा देर तक ले लेंगे। आप तो अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छा होगा कि हमें मतलब पैसे तो उतने ही मिलेंगे, लेकिन भाई नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ें होती हैं। मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे आपका से टॉप 20, तो फिर आपके एमसीक्यूज़ में करवा दूंगा, आपके लिए अच्छा होगा। चलो यार, इतना केयर करते हो हमारा आप लोग एक्चुअली आप लोग बोर हो चुके हो पढ़ते पढ़ते। चलो कोई नहीं, 5 मिनट और पढ़ो, हो जाएगा। अल्कोहलिक फैटी लीवर, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस एंड अल्कोहलिक सिरोसिस। अल्कोहलिक सिरोसिस तब होता है जब बहुत ज़्यादा अल्कोहल, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल एंड इज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ अल्कोहलिक इंड्यूस्ड लिवर डिजीज, यानी कि ये एडवांस्ड फॉर्म है। ठीक है, वही चीज़ें बोल रहा है। स्टेजेज ऑफ अल्कोहलिक लीवर डिजीज, शराब से संबंधित जिगर के कहते हैं जिगर के रोग के चरण। अल्कोहलिक फैटी लीवर, वही चीज़ जो यहाँ इंग्लिश में मैंने पढ़ाया ना, वही हिंदी में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। चलो, यही हिंदी में लिखा हुआ है, यही वाला मैटर है ना, यही वाला मैटर हिंदी इंग्लिश दोनों में रह गया था। चलो एक सेकंड रुक जाओ, हाँ अब सही है। ये सबसे पहले होता क्या है, देखो ये आपका नॉर्मल लीवर है जिसमें 100% लीवर फंक्शनिंग होता है। अगर फैटी लीवर हो गया तो 75 से 80% लीवर फंक्शनिंग होता है। फिर लीवर फाइब्रोसिस हो जाता है जिसमें लीवर 20 से 30% फंक्शनिंग होता है। एंड फिर लीवर सिरोसिस हो जाता है सबसे खराब, जिसमें लीवर मात्र 2 से 5% या 7% तक लीवर फंक्शनिंग होता है। ठीक है, तो याद रखना, नॉर्मल लीवर, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, फाइब्रोसिस, लीवर सिरोसिस। कारण क्या क्या है अल्कोहलिक लीवर डिजीज के, मतलब क्रोनिक हैवी अल्कोहल इंटेक, लंबे समय तक भारी शराब पीना। मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल इज मेटाबोलाइज टू एसिटाल्डिहाइड, अल्कोहल मेटाबोलाइज होकर के एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, विच इज टॉक्सिक टू लीवर सेल्स। यानी जो शराब पीते हो, ये शराब कन्वर्ट हो जाता है एसिटाल्डिहाइड में, और ये एसिटाल्डिहाइड आपके लीवर सेल के लिए बहुत खतरनाक है। शराब का टूटकर बनने वाला एसिटाल्डिहाइड जिगर की कोशिकाओं के लिए विषैला होता है। ठीक है, हाँ। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी अल्कोहल इंक्रीज फ्री रेडिकल्स, अल्कोहल की वजह से फ्री रेडिकल बढ़ते हैं, कॉजिंग सेल डैमेज, जिससे सेल डैमेज होते हैं, यानी फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं और कोशिकाओं को नुकसान होता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी अल्कोहल लीड्स टू माल न्यूट्रिशन, यानी कई बार होता है अल्कोहल की वजह से आपको न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाती है क्योंकि उसके एब्जॉर्प्शन में दिक्कत होता है। ठीक है, हाँ, जिससे कि लीवर इंजरी बढ़ जाती है। यानी शराब की पोषण की कमी से शराब से पोषण की कमी होती है, जिससे जिगर की चोट बढ़ती है। जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी कुछ लोगों में आनुवांशिक प्रवृत्ति से भी प्रभावित होता है। जैसे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो यहाँ पे बीमार ही जैसा, हर समय बीमार जैसा महसूस होना जब लीवर खराब होता है, वेट लॉस, वजन का कम होना, भूख कम लगना, जल्दी भूख नहीं लगेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, जॉन्डिस, पीलिया हो जाना, यहाँ पे जॉन्डिस हो जाता है, एंड स्वेलिंग इन द एंकल्स एंड टमी। एंकल मतलब समझते हो, टमी मतलब पेट, ये देखो एसाइटिस हो जाता है, फ्लूइड भर जाते हैं जब लीवर खराब हो जाता है, तो पेट में असाइटिस हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है, इस तरीके से पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है। एंकल्स यानी पाँव वगैरह में, और टमी में यानी कि टखनों और पेट में सूजन हो जाना, एडिमा हो जाना। ठीक है,
कन्फ्यूजन और ड्राउजीनेस, है ना, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का वॉमिटिंग करना या पासिंग ब्लड इन योर स्टूल, स्टूल में यानी कि मल में ब्लड वगैरह का आना, ये देखो एसाइटिस हो जाता है। एसाइटिस टैप इसी को कहते हैं। नॉर्मल पेट ऐसा है, लेकिन एसाइटिस में यहाँ फ्लूइड भर जाता है और पेट में चुभन जैसा दर्द होता है, फिर उसको निकाला जाता है, ठीक है। हाँ, जब लीवर खराब होता है तो। ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिक लीवर डिजीज, जिसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड में क्या है, लाइफ स्टाइल चेंज करना, जीवन शैली में बदलाव करना, लिमिट टू अल्कोहल यूज यानी शराब के सेवन को सीमित करिए, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी यानी शारीरिक गतिविधियों में वृद्धि करना, वैक्सीनेशन फॉर इन्फ्लुएंजा हेपेटाइटिस ए एंड बी के लिए वैक्सीनेशन कराना। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या है सर, तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में यहाँ ओमेगा 3 फैटी एसिड यूज होता है जो कि लिपिड के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है लीवर में, जिससे लीवर सेफ होता है। डायूरेटिक्स ड्रग यूज होते हैं टू गेट रीड ऑफ फ्लूइड बिल्डअप, जो बहुत ज़्यादा फ्लूइड बन गया ना, मैंने बताया ना पेट में फ्लूइड बढ़ जाते हैं, तो पहली बात तो उस फ्लूइड को अगर थोड़ा बहुत है तो उसको डायूरेटिक्स दे करके, दवा दे करके निकाला जाता है, अदरवाइज नहीं तो सुई निकाल भोग करके निकाला जाता है पानी, ठीक है। द इफेक्ट्स ऑफ एंटी ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर मेडिकेशन सच एज इन्फ्लिक्सीमैब एंड एंटेरिकेप्ट जैसी दवाएं भी चलती हैं। विटामिन ई एज अ एंटीऑक्सीडेंट यहाँ काम करता है, जो कि रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने का काम करता है, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान रखना है, आप लोग जवाब दीजिए, फिर मैं समझता हूँ, फिर मैं देखता हूँ आप लोग कितना आंसर कर पा रहे हो, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन है आप लोगों का, जवाब देना। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एल्कोहलिक लीवर डिजीज, वायरल इन्फेक्शन, पुअर डाइट, हैवी यूज ऑफ एल्कोहल, जेनेटिक डिसऑर्डर। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हैवी यूज ऑफ एल्कोहल, ज़्यादा एल्कोहल यूज करने से ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। हाँ, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एल्कोहलिक लीवर डिजीज, तो फैटी लीवर होता है, एल्कोहलिक फैटी लीवर देखा हुआ ना, सबसे पहले फैटी लीवर, फिर लीवर का होता है फाइब्रोसिस, फिर लीवर होता है सिरोसिस, खराब, ठीक है। हाँ, वाई इज विटामिन ई यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ALD, एल्कोहलिक लीवर डिजीज में विटामिन ई का ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है इसीलिए। एंटीबायोटिक है नहीं, इंप्रूव डाइजेशन नहीं, ब्लॉक बाइल नहीं, एंटीऑक्सीडेंट है, रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन ई, ठीक है। ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स हेल्प द लीवर बाय, ये कैसे मदद करता है, तो लिपिड के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इंक्रीज इन्फ्लेमेशन नहीं, इंप्रूव लिपिड मेटाबॉलिज्म, यस, ये लिपिड के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने का काम करता है, आंसर बी। विच इज द मोस्ट एडवांस्ड स्टेज ऑफ लीवर डिजीज, सबसे खराब एडवांस स्टेज, एल्कोहलिक सिरोसिस, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, फाइब्रोसिस। सबसे खराब होता है सिरोसिस, सबसे खराब होता है सिरोसिस, ठीक है। बस, तो आप लोग कह रहे हो भाई अगला ये पार्ट कल पढ़ेंगे, तो चलो ठीक है भाई, कल पढ़ना, कोई बात नहीं, चलो कल पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से 5 मिनट का पार्ट था, ख़त्म ही कर देते। चलो ठीक है, छोड़ो हटाओ यार, जब मन नहीं है तो नहीं पढ़ना है, ओके, थक गए हो तो कोई बात नहीं, बहुत पढ़ लिया आप लोग, बहुत पढ़ लियो, बहुत पढ़ लियो, कल पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ोगे, चलो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। कल हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इन्फ्लामेटरी क्वेश्चन नंबर 10 के 11 से स्टार्ट करेंगे, और फिर आपके आगे 12 नंबर क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। कैसा लग रहा है क्लास, कमेंट में ज़रूर बताइए। बस टॉप 20 किसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, आपके लिए सफिशियंट है, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एंजॉय कीजिए, एंड जो लोग डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, फटाफट से सेंट्रल फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करके जुड़ जाइए, क्योंकि कल से स्टार्ट हो रहा है क्विज। पहला क्विज है कल, जो कि दोपहर 1 बजे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए, तो आप लोग जरूर जुड़ें, क्योंकि आपके एग्जाम में मेडिसिन ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। डिट्टो आपके एग्जाम में वो देखने को मिलेगा, कोलॉजी और थेरेप्टिक्स में क्वेश्चंस, जो आप अगले 15 से 30 के बीच में, यानी 15 दिन आप टेस्ट का प्रैक्टिस करोगे, उसमें मदद दिखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ओके, थैंक यू सो मच।